नमस्कार। लोकसभा चुनाव का कैंपेनिंग धीरे धीरे काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 फेज के मतदान हो चुके हैं। तीसरे फेज के मतदान में अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने की होड़ लगी हुई है। इस बार के चुनाव में शुरुआती दौर में भले ही थोड़ा सा नॉन सीरियस इशूज पर वाद विवाद और कैंपेन देखने को मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा संतोषजनक बात यह है कि इस बार का चुनाव मैनिफेस्टो पर लड़ा जा रहा है। मैनिफेस्टो जो सत्तारूढ़ दल की तरफ से जारी किया गया है, मैनिफेस्टो जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जारी किया गया है। सत्तारूढ़ दल इंडिया गठबंधन की तरफ से जारी मैनिफेस्टो की खामियों को गिनाने में लगा हुआ है। सत्तारूढ़ दल का आरोप है कि इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो न तो जनता के हित में है, न देश के हित में है, न समाज के हित में है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का प्रमुख दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि एनडीए का और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी मैनिफेस्टो में जनता के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसी भी वर्ग के लिए कोई खास न तो रोड मैप जारी किया गया है, न जानकारी दी गई है कि अगर एनडीए दोबारा सत्ता में आता है, अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आती है तो वह देश की जनता के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल अर्थव्यवस्था के लिए क्या काम करेगी। इंडिया गठबंधन का गंभीर आरोप है कि पिछले 10 साल के शासनकाल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, देश की आर्थिक स्थिति बदहाल हुई है, देश पर विदेशी कर्ज बढ़ा है। जो भी वायदे करके भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री 2014-2019 का चुनाव जीते थे, सत्ता में रहते हुए उन वायदों को पूरा नहीं किया गया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से या खास तौर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली जैसे गंभीर मुद्दों पर एक विस्तृत कार्य योजना जारी की गई है। महिलाओं के लिए कई लुभावने वायदे किए गए हैं। इन्हीं सबों के बीच इस बार के चुनाव में एक सबसे मज़ेदार स्थिति दिखाई दे रही है कि इस बार के चुनाव में किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के धर्मगुरुओं की भूमिका पिछले चुनावों की तुलना में काफ़ी कम दिखाई दे रही है। इस बार धर्मगुरुओं की तरफ से किसी भी तरह का कोई कैंपेन नहीं किया जा रहा है, जिस तरह का अग्रेसिव कैंपेनिंग 2014 और 2019 के चुनाव में देखने को मिलती थी। इससे एक बात साफ है कि 2024 के चुनाव में धर्मगुरुओं की प्रासंगिकता, उनकी अपील शायद उतना वोट दिलाऊ नहीं है जितना वोट दिलाऊ 2014 और 2019 के चुनाव में देखने को मिलती थी। और यही कारण है कि लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से इन धर्मगुरुओं को हाशिए पर रखने की कोशिश हुई है। इन धर्मगुरुओं की तरफ किसी भी राजनीतिक दल का झुकाव उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है जितना 2014 और 2019 के चुनाव में देखने को मिलता था। तो क्या माना जाए कि इस बार के चुनाव धर्मगुरुओं की बगैर किसी सक्रिय भूमिका के संपन्न होने जा रहा है? क्या ये माना जाए कि इस बार के चुनाव में देश की जनता ने धर्मगुरुओं की गिरती साख, गिरती विश्वसनीयता, उनकी संदिग्ध भूमिकाओं को लेके उनके प्रति जो आकर्षण इसके पहले दिखाई देता था, उतना आकर्षण अब दिखाई नहीं दे रहा है और इसीलिए राजनीतिक दलों की तरफ से भी ऐसे धर्मगुरुओं को चुनाव की प्रक्रिया से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। एक और बहुत ही पॉजिटिव संकेत मेरी नज़र में दिखाई दे रहा है चुनाव में कि इस बार का चुनाव कुछ मुद्दों को छोड़ के बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक एजेंडा को लेके लड़ा जा रहा है और नीतियों के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर एक दूसरे राजनीतिक दलों की आलोचना हो रही है और अपने पक्ष में वोट हासिल करने की कोशिश हो रही है। कुछ मुद्दों को अगर छोड़ दें, चाहे वो खान पान का मुद्दा हो, ड्रेस का मुद्दा हो,
मसलन मटन, फिश, मंगलसूत्र, इस तरह के मुद्दों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो आमतौर पर कहा जा सकता है कि इस बार के चुनाव प्रचार में बहुत ही कंस्ट्रक्टिव इश्यूज को लेके लगभग सभी राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं। अब देखना है कि देश की जनता किसको अपना जनादेश देती है, लेकिन ज्यों-ज्यों मौसम का तापक्रम बढ़ रहा है उसी अनुपात में राजनीतिक तापक्रम भी बढ़ रहा है और नेताओं के ऊपर मौसम के बढ़ते तापक्रम का असर उतना दिखाई नहीं दे रहा है जितना ज़्यादा कि राजनीतिक तापक्रम के बढ़ते तापक्रम का असर दिखाई दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण संकेत मिल रहे हैं इस चुनाव से कि इस बार के चुनाव में आमतौर पर ऐसे किसी भी उम्मीदवार या प्रत्याशी को प्रोजेक्ट करने के बजाय नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी मोदी के विरोधी मतों को एकजुट करने के, पोलराइज करने की कोशिश हो रही है।